Hello and good morning to all. My name is Shailesh Patel and welcome to my YouTube channel राजेश्वर नर्सिंग क्लासेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ लेके चल रहे हैं, उसके अंदर आज नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। यदि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट शुरुआत होगी वो उसके आगे से होगी। मतलब जितना आपने सीखा है उससे आगे का ही आपको सीखना है। हमेशा आपको पढ़ाई करनी है तो वो स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी के तहत ही आप सिलेक्शन को पा सकते हैं। आप हर चीज़ को शॉर्ट में और अच्छे से याद कैसे रख सकते हैं उसके आधार पे ही आपको पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मिल्क। मिल्क के फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रिफिकेशन, विब्रियो कोलेराई या कोकस। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनिया होता है, उस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना। नाइट्रेट में जो बदलते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। विब्रियो कोलेराई क्या होता है? विब्रियो कोलेराई कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट है। विब्रियो कोलेराई कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेराई। किस टाइप का डायरिया देखने को मिलता है? तो विब्रियो कोलेराई के अंदर, कोलेरा के अंदर राइस वाटर डायरिया मिलता है। ठीक है, राइस वाटर डायरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग मेम्ब्रेन इज पेनिट्रेट बाई। फर्टिलाइजेशन जिस टाइम होता है उस टाइम एग की मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट कौन करता है? स्पर्म से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑटोसोम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल एंड नन ऑफ द अबव। थोड़ा स्पर्म को अपन एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या होता है एक्रोसोम, क्या होता है ऑटोसोम, क्या होती है इसकी स्पर्म टेल, क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, ये है स्पर्म। स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? पेनिट्रेशन करते हैं। जो पेनिट्रेट करता है ओवम को उसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा एक्रोसोम। ठीक है, इसका राइट आंसर भी एक्रोसोम होगा। यदि एक स्पर्म ओवा के अंदर एंटर कर गया है तो ये जो लेयर है ये बंद हो जाएगी और नेक्स्ट कोई स्पर्म को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो सिंगल प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, कितना होता है एग का टाइमिंग? आफ्टर ओवुलेशन एग है वो 24 आवर तक फर्टिलाइज हो सकता है। 24 आवर तक फर्टिलाइज हो सकता है। और स्पर्म है जो आफ्टर रिलीजिंग कितने आवर तक? 72 आवर तक प्रेगनेंसी करवा सकता है, मतलब जो एग है उसके अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, कितना होता है स्पर्म का साइज? तो 10 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन लीड टू। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो क्या करेगा? पाइल्स, फिशर इन एनस या रेक्टल प्रोलेप्स। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो इसका आंसर रहेगा ऑल। क्या होता है पाइल्स, क्या होता है फिशर इन एनस और क्या होता है रेक्टल प्रोलेप्स। पाइल्स का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एनस पार्ट है, तो एनस पार्ट के अंदर जो सप्लाई कर रही है
उन वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, क्या होने की वजह से, इन वेसल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, मतलब लॉन्ग टाइम सीटिंग है। कौन सी सीटिंग? टॉयलेट सीटिंग। कौन सी? टॉयलेट सीटिंग है। ये लॉन्ग टाइम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर की वजह से यहाँ की जो वेसल्स है उसमें क्या हो जाता है? एनलार्जमेंट हो जाता है। उसके एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं अपन? पाइल्स बोलते हैं। ठीक है। फिशर इन एनस। फिशर क्या होता है? फिशर मान लो ये एनस पार्ट है, एनस पार्ट के अंदर कोई कट लग गया है, कोई कट लग गया और उस कट के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो फिशर का रूप ले लेगा, और फिशर कई बार फिस्टुला में बदल जाता है। फिशर कई बार फिस्टुला के अंदर बदल जाता है। ठीक है। रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है? रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ आ जाए। रेक्टम है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ आ जाए, मतलब प्रोलैप्स हो जाए। प्रोलैप्स का मतलब है आउटसाइड, बॉडी के जो इनर पार्ट है वो आउटसाइड में आ जाए, उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। ठीक है। एनाल फिशर क्या होता है? फिशर अपने बता दिया है कि कोई टीयरिंग हो जाती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो एनाल फिशर कहलाता है। ये रेक्टम है, ये एनस है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस। ठीक है। और ये जो रेक्टम पार्ट है यही यदि एनल कैनाल के थ्रू यदि बाहर आ जाता है तो उसको बोलेंगे अपन प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। पाइल्स क्या है और फिस्टुला क्या है? तो पाइल्स अपन ने बता दिया है कि जो यहाँ सप्लाई होने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो एनलार्जमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं अपन पाइल्स। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला एक एबनॉर्मल कनेक्शन है। फिस्टुला का मतलब क्या होता है? abnormal connection between टू ऑर्गन या टू वेव। मान लो यहाँ पे हो गया फिशर, मान लो ये पार्ट है और इसके अंदर यहाँ पे हो गया फिशर, यहाँ पे फिशर हो गया, तो यहाँ के थ्रू ही जो फीसेज है वो इस फिशर के थ्रू ही बाहर आना शुरू हो जाए। इसका मतलब इसके अंदर अब नॉर्मल कनेक्शन बन गया और फिस्टुला बन गया है। ठीक है। उसको बोलेंगे अपन फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फुल टर्म न्यूबॉर्न डिड नॉट पास म्यूकोनियम इन द फर्स्ट 24 आवर। एक फुल टर्म बेबी है, फुल टर्म बेबी का मतलब है कि उसने 37 वीक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। डिड नॉट पास म्यूकोनियम। म्यूकोनियम का मतलब होता है फर्स्ट पास स्टूल। म्यूकोनियम का मतलब होता है फर्स्ट पास स्टूल। फर्स्ट पास स्टूल को क्या बोलते हैं अपन? म्यूकोनियम बोलते हैं। एक एक वर्ड को समझना है अपने को। न्यूबॉर्न है वो फुल टर्म है, तो फुल टर्म का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेटर देन 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में उसने बॉर्न हुआ है बच्चा, और उसने म्यूकोनियम है वो फर्स्ट 24 आवर के अंदर पास नहीं किया, डिड नॉट पास। ठीक है। तो फर्स्ट स्टूल होता है उसको म्यूकोनियम बोलते हैं। इन विच डिजीज़ कंडीशन विल अकर। ये कौन सी डिजीज़ कंडीशन है? इंटोससेप्शन, सीलियक डिजीज़, आर्स्पंग डिजीज़ या एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। एक एक को अपन एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक को डिस्क्राइब कर लेते हैं। इंटोससेप्शन क्या होता है? इंटोससेप्शन का मतलब होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का क्या होगा? टेलीस्कोपिंग होगी, मतलब एक इंटेस्टाइन है वो दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर घुसेगी, एक इंटेस्टाइन है वो दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर घुसेगी, उसको बोलेंगे टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, उसको बोलेंगे इंटोससेप्शन। सीलियक डिजीज़ क्या होगा? सीलियक डिजीज़ में जिसमें देखो ये टेलीस्कोपिंग है, एक एक को अपन देख लेते हैं एक बार। ये है इंटोससेप्शन। इंटोससेप्शन के अंदर क्या हो रहा है? ये इंटेस्टाइन है,
और इंटेस्टाइन है वो एक के अंदर एंटर की हुई है, ठीक है, ये अंदर घुसी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू ससेप्शन। नेक्स्ट, इनसाइड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर है ये, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इनटू ससेप्शन है। नेक्स्ट क्या है, सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्या होता है, जो ग्लूटेन डाइट होती है, ग्लूटेन डाइट। एक होता है ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस है, और एक होता है सीलिएक डिजीज़। थोड़ा सा इसमें खाली चेंजेस है। सीलिएक, सिर्फ चेंजेस ये है कि ये है जो है ऑटो इम्यून डिजीज़, सीलिएक है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये है ग्लूटेन इंटॉलरेंस, मतलब कि जो ग्लूटेन फूड है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो ये जनरल डिजीज़ में आएगा, ग्लूटेन इंटॉलरेंस। और सीलिएक डिजीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आएगा। होता क्या है सीलिएक डिजीज़ के अंदर, सीलिएक डिजीज़ के अंदर होता ये है कि मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो विलाई है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, किसकी वजह से, ग्लूटेन की वजह से, ग्लूटेन की वजह से धीरे धीरे ये विलाई सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी डाइट आती है ग्लूटेन के अंदर, तो एक मिनोमिक्स बनाया हुआ है मैंने, मिनोमिक्स है ब्रो, BR ब्रो, ठीक है। बी का मतलब होता है बार्ले, अरे ओट और वीट, ठीक है। बार्ले, रे, ओट और वीट, ये ग्लूटेन डाइट है, तो ये डाइट अपने को सीलिएक डिजीज़ के अंदर नहीं लेनी है, ठीक है। एक पूछा जाता है जो इनटू ससेप्शन है, इसके अंदर स्टूल किस टाइप का होता है, तो स्टूल पूछा जाए तो अपने को लिखना है पूरेंट जेली लाइक स्टूल होता है। कौन सा होता है, पूरेंट जेली लाइक स्टूल, पूरेंट जेली लाइक स्टूल पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये है ग्लूटेन डाइट, जो ग्लूटेन फ्री डाइट अपने को लेनी है सीलिएक डिजीज़ के अंदर, ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, मतलब ब्रो नहीं लेना है, इसको छोड़ के आप अदर डाइट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था ऑप्शन के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन में था हर्ट्सफंग डिजीज़। क्या होता है हर्ट्सफंग डिजीज़, हर्ट्सफंग डिजीज़ को बोलते हैं मेगाकोलन। क्या बोलते हैं, मेगाकोलन, मेगाकोलन। क्या होता है मेगाकोलन, होता क्या है कि जब बच्चा बर्थ के बाद में जब उसकी इंटेस्टाइन है वो मूव नहीं कर पा रही है, मतलब ये जो कोलोन का पार्ट है इसके अंदर एक गैंग्लिया हो गया, क्या हो गया, एक गैंग्लिया, मतलब यहाँ के जो गैंग्लिया है वो प्रेजेंट नहीं है, और गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं होगा तो स्टूल है वो मूव ऑन नहीं करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ए गैंग्लियो, इसके मेगाकोलन भी बोल सकते हैं, एक गैंग्लियोनिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, गैंग्लियन भी बोल सकते हैं, और हर्ट्सफंग डिजीज़ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये गैंग्लियोनिक सेल है जो स्टूल को मूव ऑन करवाती है आगे की तरफ। इसके अंदर स्टूल पूछा जाता है, स्टूल किस टाइप का आता है, तो रिबन लाइक स्टूल होता है। कौन सा होता है, रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल इसके अंदर पाया जाता है। किस किस टाइप का स्टूल होता है, एक होता है रिबन लाइक स्टूल, वो पाया जाता है किसके अंदर, हर्ट्सफंग डिजीज़ के अंदर। एक होता है पूरेंट जेली लाइक स्टूल, पूरेंट जेली लाइक स्टूल, वो इनटू ससेप्शन के अंदर पाया जाता है। और एक अपन ने कल देखा था जिसको राइस, अभी जस्ट देखा है, राइस वाटर स्टूल,
जो किसके अंदर देखा जाता है, कॉलेरा के अंदर। एक होता है पी सूप डायरिया, जो किसके अंदर देखा जाता है, टाइफाइड के अंदर। और एक होता है हीमेटोचेजिया, एक होता है हीमेटोचेजिया। हीमेटोचेजिया का मतलब क्या होता है, हीमेटोचेजिया का मतलब हीमेटोचेजिया, हीमेटोचेजिया का मतलब होता है फ्रेश ब्लड, फ्रेश ब्लड इन स्टूल। यदि स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो उसको बोलेंगे हीमेटोचेजिया। और एक होता है कि ओल्ड स्टूल आ रहा है तो उसको बोलेंगे मेलिना। उसको क्या बोलेंगे, मेलिना। मेलिना का मतलब क्या होता है, ओल्ड स्टूल, ओल्ड ब्लड कंटेंट स्टूल। ओल्ड ब्लड कंटेंट स्टूल है तो उसको बोलेंगे मेलिना। और मेलिना देखने को मिलता है, एक तो जो आयरन मेडिकेशन लेते हैं उनके अंदर भी मेलिना टाइप स्टूल देखने को मिलता है। ब्लैकिश या ब्लैकिश स्टूल होता है जिसको बोलते हैं मेलिना, ठीक है, मतलब ओल्ड ब्लड। और फ्रेश ब्लड इन ब्राइट जो रेड स्टूल होता है, ब्राइट रेड कलर का जो स्टूल होता है वो हीमेटोचेजिया कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था हर्ट्ज़बर्ग डिजीज़। 24 आवर के अंदर अंदर यदि स्टूल पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको एक गैंग्लियोनिक कॉलोन हो गया है, और उसको मेगा कॉलोन भी बोलते हैं, ठीक है। गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं है इसलिए स्टूल आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म द कोज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कोज कौन सा बैक्टीरिया करता है, स्टेफाइलोकोकस, कोरोनीबैक्टीरियम, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है और ये क्रिएट कौन करता है, तो पेप्टिक अल्सर कौन करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी होता है वो पेप्टिक अल्सर को क्रिएट करता है। क्या होता है पेप्टिक अल्सर और कहाँ पे होता है पेप्टिक अल्सर, तो ये है जीआई नॉर्मल स्टोमक है, स्टोमक का ये लेजर कर्वेचर है और इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये इसका फंडस पार्ट है, ये बॉडी है, ये पाइलोरस है, इसको बोलते हैं कार्डिया। और यहीं पे इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसके अंदर यहाँ पे अल्सर होना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। किसकी वजह से हो रहा है, तो हाई इंटेक ऑफ NSAID, हाई इंटेक ऑफ NSAID या फिर हाई HCl के सिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। पेन किस टाइप का होगा, तो आफ्टर फूड इंटेक इंस्टेंट पेन, आफ्टर फूड इंटेक इंस्टेंट जो पेन होगा वो होगा पेप्टिक अल्सर की वजह से। और यदि वो मिड नाइट पेन, एक होता है मिड नाइट पेन, तो मिड नाइट पेन किसके अंदर होता है, तो वो होता है डुडेनल अल्सर के अंदर। मिड नाइट पेन होता है वो डुडेनल अल्सर के अंदर होता है, डुडेनल अल्सर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टोमक अल्सर। स्ट्रेस अल्सर भी होता है, एक पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है और एक डुडेनल अल्सर होता है। इसको डुडेनल अल्सर को बोलते हैं मिडनाइट पेन, मतलब खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद में। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि खाना खाने के बाद में आफ्टर फूड इनटेक 3 to 4 आवर आफ्टर स्टार्ट द पेन विच इज़ कॉल्ड एज डुडेनल अल्सर, ठीक है। और
खाते ही इंस्टेंट जो पेन होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड डुडेनल अल्सर। इनिशियल सिम्टम क्या होगा परफोरेटेड डुडेनल अल्सर का? तो ऑप्शन है हाइपरपायरेक्सिया, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग या हार्ट बर्न। डुडेनल अल्सर का पूछ रहा है, क्या होता है हाइपरपायरेक्सिया? मतलब जो टेम्परेचर, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। फीवर में भी एक होता है नॉर्मल फीवर, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट और एक होता है सीवियर। एक होता है सीवियर। ठीक है। माइल्ड कितना होगा? तो 99 से 100 तक माइल्ड, 100 to 102 तक नॉर्मल। जो पायरेक्सिया होगा वो 99 to 100, माइल्ड होगा वो 100 to 102, मॉडरेट होगा जो 102 to 104 और सीवियर होगा 104 to 105 और ग्रेटर देन 105 इज हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया। ग्रेटर देन 105 इज हाइपरपायरेक्सिया। और एक होता है हाइपरपायरेक्सिया क्राइसिस। तो क्राइसिस होगा वो ग्रेटर देन 106 होगा। यदि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसको बोलेंगे हाइपरपायरेक्सिया क्राइसिस। ये क्राइसिस की कंडीशन है, इसको बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक का मतलब होता है ये है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे जो एससीएल होता है वो बार बार यहाँ पे जाके टारगेट करेगा कि इसको इसोफेगस को। तो यहाँ पे जो पेन होगा, यहाँ पे जो पेन होगा उसको बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक पेन। और सीवियर टाइप का हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? एससीएल की वजह से हो रहा है, इसको बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक पेन। प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे होता है पाइलोरिक, ये है पाइलोरस और ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की स्टेनोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग हो जाती है। यदि पाइलोरिक स्टेनोसिस है यानी कि पाइलोरस है, वो नैरोइंग ऑफ पाइलोरस हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो फूड कंटेंट होगा वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। कौन सी वॉमिटिंग? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब है बहुत दूर तक, मतलब प्रोजेक्ट करना मतलब बहुत दूर तक समझना, मतलब एकदम से वॉमिट आएगी। ठीक है। हार्ट बर्न का मतलब क्या होता है? हार्ट बर्न का मतलब जलन। कहाँ पे जलन होगी? जो इसोफेगस होगा, लोअर स्फिंक्टर जो है, लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसकी लूजनिंग की वजह से एससीएल का रिफ्लेक्स होगा, उसकी वजह से हार्ट बर्न होगा। मोस्टली किसके अंदर ये देखने को मिलता है? तो ये जीईआरडी के अंदर देखने को मिलता है। जीईआरडी का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम जो पूछा जाता है वो जीईआरडी। जीईआरडी का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम होता है वो हार्ट बर्न होता है। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम है। ठीक है। इसने क्या क्वेश्चन पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड डुडेनल अल्सर। डुडेनल अल्सर का, परफोरेटेड डुडेनल अल्सर का सिम्टम पूछ रहा है तो क्या होगा इसका? हार्ट बर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट
एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। क्या होता है मैक्रो और क्या होता है माइक्रो? तो माइक्रो के अंदर क्या आएगा, एक तो आएगा विटामिन और एक आएगा मिनरल। विटामिन और मिनरल्स आएंगे, वो आएंगे किसके अंदर, माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर कौन आएगा, मैक्रो के अंदर आएगा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ये आएंगे मैक्रो के अंदर, और माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल्स आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो विटामिन क्या है, अभी अपन ने पढ़ा विटामिन और मिनरल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है। तो जिंक है वो मिनरल्स है, और विटामिन सी है वो विटामिन है। इसके अंदर जाएगा आंसर प्रोटीन। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है। तो राइट आंसर इज प्रोटीन। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का रिच सोर्स कौन सा है, मीट, फ्रूट, मिल्क या वेजिटेबल। रिच सोर्स क्या है, मिल्क। कैल्शियम का यदि रिच सोर्स है तो उसको बोलेंगे मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होगी, बेरीबेरी, पेलेग्रा, स्टोमेटाइटिस या स्कर्वी। देख लेते हैं विटामिन एक बार। विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, ये है रेटिनॉल, थियामाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडेक्सिन, बायोटिन, B9, फोलिक एसिड और B12, मेथिकोबालामाइन। ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल की वजह से आइस से प्रॉब्लम होगी, आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। थियामाइन की वजह से क्या होगा, बेरीबेरी होगा। थियामाइन की वजह से बेरीबेरी होगा। बेरीबेरी भी किस टाइप का बेरीबेरी होगा, एक होता है बेरीबेरी, देख रहे हैं बेरीबेरी, बेरीबेरी। एक होता है वेट बेरीबेरी और एक होता है ड्राई बेरीबेरी। वेट के अंदर क्या आएगा, ड्राई के अंदर क्या आएगा, वेट मतलब गीला, तो गीला क्या, तो कार्डियक। यदि कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब वो वेट बेरीबेरी है, और ड्राई का मतलब जो नर्व से रिलेटेड आ रही है प्रॉब्लम, तो नर्व से रिलेटेड यदि सिम्टम दे रहा है तो वो ड्राई बेरीबेरी है, और यदि वेट बेरीबेरी है तो वो कार्डियक से रिलेटेड सिम्टम देगी। ठीक है। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होगा, चिलियोसिस होगा, चिलियोसिस होगा, और चिलियोसिस का मतलब होता है होठों का फटना। ठीक है।
नेक्स्ट नियासिन, नियासिन की वजह से क्या होगा, तो नियासिन की वजह से होगा पेलेग्रा, ठीक है, नियासिन की वजह से पेलेग्रा होगा। नियासिन इसकी वजह से होगा पेलेग्रा। इसके अंदर 4D देखने को मिलेगा अपने को, इसमें डेमेंशिया, डर्मिटाइटिस और डायरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, और 4D के अंदर डेथ भी देखने को मिलेगी। डिमेंशिया रिलेटेड टू ब्रेन या मेमोरी, डर्मिटाइटिस रिलेटेड टू स्किन, डायरिया रिलेटेड टू स्टोमक, जीआई एंड डेथ। यदि उसको ट्रीट नहीं किया गया फिर भी तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली किस में देखने को मिलता है, तो जो मेज इंटेक्ट ज़्यादा करते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है पेलेग्रा डिजीज़, ठीक है। स्टोमेटाइटिस, नेक्स्ट स्टोमेटाइटिस, तो स्टोमेटाइटिस अपन ने अभी देख लिया। स्टोमेटाइटिस किसकी वजह से होता है यदि पूछा जाए, किसकी वजह से होता है इसको यदि पूछा जाए तो स्टोमेटाइटिस किसकी वजह से होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से। क्या होगा, स्टोमेटाइटिस, एक तो राइबोफ्लेविन और दूसरा B12 की वजह से भी होता है, ठीक है। मतलब मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह का इन्फ्लामेशन हो जाता है इसकी वजह से, इसके, ठीक है। माउथ के इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको कई बार बच्चे गलत भी कर लेते हैं। स्टोमेटाइटिस का मतलब स्टोमक का इन्फ्लामेशन बता देते हैं और वही आंसर गलत हो जाता है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो बेरी, ठीक है। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन C की वजह से होता है, ठीक है। दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, और एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को याद रखने का तरीका है बी एंड सी। यदि याद नहीं रहता है तो पानी के अंदर कौन, तो पानी में भैंस गई, कौन गई, भैंस गई, पानी के अंदर भैंस गई, तो याद रखना है बी एंड सी। गई भैंस पानी में, तो याद रह जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे बी एंड सी। तो फैट सॉल्युबल अपने आप से याद हो जाएगा। तो फैट सॉल्युबल याद रखने का तरीका है ADEK, ठीक है। नेक्स्ट ये है विटामिन, रेटिनॉल, थियामाइन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, रिलेटेड टू आई डिजीज़, रिलेटेड टू बेरी, ठीक है। वेट और ड्राई बेरी, राइबोफ्लेविन चिलियोसिस वगैरह होगा। नियासिन की वजह से पेलेग्रा होगा। पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, इसमें नर्व से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। बायोटिन, फॉलिक एसिड, इसको बोलते हैं मैग, इसकी वजह से होता है B9 और B12, इसकी वजह से कौन सा होता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, कभी ऑप्शन में B12 दे देता है, कभी B9 देता है, तो दोनों से ही हो सकता है, ठीक है। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी वजह से स्कर्वी होता है। कैल्सीफेरॉल, जो कोलेकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D, रिकेट्स होता है इसके अंदर, और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। टोकोफेरॉल, विटामिन E, और फाइलोक्विनोन, विटामिन K, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बैंडेज यूजुअली टाइड एंड जॉइंट सच एज एल्बो एंड एंकल कॉल्ड।
कहाँ पे बांध रहे हैं? एल्बो पे और एंकल पे। यदि एल्बो और एंकल पे बांधना है मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जॉइंट हो रहा हो वहाँ पे यदि किसी बैंडेज को बांधना है तो उसको बोलेंगे फिंगर ऑफ 8। क्या बोलेंगे? फिंगर ऑफ 8। कैपलिन कहाँ बांधा जाएगा? तो कैपलिन को बांधा जाएगा सर के अंदर, हेड के अंदर। हेड के अंदर अब बांधते हैं तो उसको बोलते हैं कैपलिन बैंडेज। देख लेते हैं रिवर्स स्पाइका कहाँ बांधते हैं, रिस्पाइका कहाँ बांधते हैं। तो सिंपल ये स्पाइरल बैंडेज है, ये रिवर्स स्पाइरल बैंडेज है, ये फिंगर ऑफ 8 है जो जॉइंट के ऊपर बांधी जा रही है। ये रिस्ट के अंदर और फोरआर्म के अंदर बैंडेजिंग है। ओवरलैपिंग बैंडेज ये है। टी बैंडेज ये है जो हेड में जब बांधते हैं ना अपन इसको कैपलिन बैंडेज बांधते हैं उससे पहले टी बैंडेज बांधा जाता है। ये स्क्रोटम में जो सपोर्ट बांधा जाता है उसमें भी टी बैंडेज यूज़ करता है। ईयर बैंडेज हैं, ये फिंगर टू कवर द टिप ऑफ फिंगर है। ये थंब स्पाइका है, ठीक है। ये आई बैंडेज है, स्पाइका ऑफ हिप बैंडेज है, बैंडेजिंग ऑफ फिंगर, ग्रोइंग, बैंडेजिंग ऑफ एल्बो और कैपलिन बैंडेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स यूज टॉपिकल जेंटामाइसिन। नर्स क्या कर रही है? जेंटामाइसिन यूज़ कर रही है। और किस टाइप से यूज़ कर रही है? रूट कौन सा है? तो टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब है कि वो स्किन के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। ऑन ए क्लाइंट बर्न इंजरी। क्लाइंट को क्या हो रखी है? बर्न इंजरी हो रखी है, मतलब जल चुका है पेशेंट, उस जले हुए पार्ट के ऊपर जेंटामाइसिन ऑइंटमेंट लगाया जा रहा है, ठीक है। विच लेबोरेटरी वैल्यू विल द नर्स मॉनिटर। जेंटामाइसिन लगाने से पहले कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू नर्स चेक करेगी, ठीक है। तो जेंटामाइसिन कौन से ग्रुप की है? तो एमाइनोग्लाइकोसाइड की है। कौन सी है? एमाइनोग्लाइकोसाइड। एमाइनोग्लाइकोसाइड की जो ड्रग्स होती है जिसके अंदर ये अमीकासिन और जेंटामाइसिन ये आती है। ये कौन सी क्या करती है ये? तो ये नेफ्रोटॉक्सिक है। क्या है? नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि वो जो नेफ्रॉन्स है उसको नुकसान पहुंचाने वाले, मतलब किडनी से रिलेटेड यदि कोई डिजीज़ है और उसको अपन एमाइनोग्लाइकोसाइड देते हैं तो वो टॉक्सिक क्रिएट करेगी। इसका मतलब है कि जो एमाइनोग्लाइकोसाइड है उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी अच्छे से, और बाहर नहीं निकाल पाएगी तो टॉक्सिक इफेक्ट दे देगी, ठीक है। तो ये देने से पहले कौन सा टेस्ट करेंगे? तो किडनी का जो फंक्शनल टेस्ट है, किडनी का जो फंक्शनल टेस्ट है उसको बोलेंगे क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन, ठीक है। क्रिएटिनिन नॉर्मल वैल्यू क्या होता है क्रिएटिनिन का? तो 0.8 to 1.2 ये क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है। क्रिएटिनिन के कैलकुलेशन से ही निकाला जाता है EGFR, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट होती है उसको निकाला जाता है, वो क्रिएटिनिन के रेंज के आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है EGFR? तो लगभग 125 ml/h, ठीक है। 125 ml के आसपास होता है वो नॉर्मल GFR, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और क्लास को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।